हेलो साथियों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल लाज यस बिहार वाला पर आपका स्वागत है। आइए, आज हम लोग जो एक नया चैप्टर या अध्याय जो शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है अंग्रेजों की भारत विजय। अब अंग्रेज कैसे भारत विजय प्राप्त कर लेते हैं, द ब्रिटिश कंसेप्ट ऑफ इंडिया, यानी अंग्रेजों की भारत विजय कैसे प्राप्त करते हैं भारत पर विजय। सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा बहुत भूमिका आज देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखते हैं कि कैसे कैसे ये लोग प्राप्त करते हैं। ये सबसे पहले जो हम लोग पीछे के चैप्टरों में पढ़ लेते हैं कि सबसे जो पहले आए थे पुर्तगाली आए थे, डच आए, अंग्रेज आए, डेनिश आए, फ्रांसीसी आए। ये सब भारत आते हैं, इनका एक ही उद्देश्य रहता है। ये सारे के सारे व्यापार के उद्देश्य से आते हैं, लेकिन अपना अपना यहाँ पर ये राजनीतिक सत्ता सब देखते हैं, हथियाने लगते हैं। उसके बाद से यहाँ पर वो शादी विवाह भी सब करने लगते हैं यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ से राजे रजवाड़ों और कंपनियों को जो होता था, राजे रजवाड़े जो छोटे होते थे उनको मिलाने लगे। जो यहाँ के राजे रजवाड़ों को पैसा देकर उनके साथ अपना सैनिक भी उनके साथ भाड़े पर देने लगे। राजा रजवाड़ों को अपना मलाई मिलता था, वो लोग चापते थे। बाकी जनता को क्या हो न हो उससे उनको कोई लेना देना रहता नहीं था। ये लोग उसी बीच में मुगल भी, मतलब जो मुगलों का समय था वो भी काफी कमजोर हो चुका था। जैसे 1556 से लेकर 1605 का जो अकबर का शासनकाल होता है, वो भी अकबर के समय तक तो सही रहा। फिर उसके बाद में जब जहांगीर वहांगीर का आता है, यही जहांगीर जिसको सलीम कहा जाता है, जो गद्दी संभाला 1605 से 27 तक इसका शासनकाल रहता है। उसके बाद जब शाहजहां वजहां तक सही रहता है, फिर औरंगजेब तक 58 से 1707 तक रहता है। बहादुर शाह जब आता है 1707 से 12 तक। फिर उसके बाद में जो छोटे मोटे जो ये सब आते हैं उत्तराधिकारी जो बनते हैं, बहादुर शाह प्रथम, फर्रुख सियार, रफीउल खामी, जो जो छोटे छोटे बहादुर बनते हैं ये सब उत्तराधिकारी संघर्ष करके, तब तक इन लोगों के पास कुछ रहता नहीं है, बस ये पेंशन भोगी की तरह ये सब काम कर रहे हैं। इसमें अंग्रेजों का अपना काफी मतलब विजयी प्राप्त होते जा रहा है, काफी मजबूत होते गए वो। सबसे लड़े वो, काफी कूटनीतिक और कुशल सैनिक भी थे वो। काफी मतलब मजबूती से अपना पक्षों को रखते थे और लड़ाई करते गए। संघर्ष उनका हमेशा जारी रहा। लास्ट होते होते मुगलों का जो अकबर शाह द्वितीय होता है यही तक चलता है। उसके बाद में बहुत सारा ये कमजोर हो चुके थे, इन लोगों के पास, मुगलों के पास कुछ नहीं बचा था। आज जो भारत के जो राजे रजवाड़े थे, ये तो अपना लालच में ही सब चीज त्याग चुके थे। इतना ना वो लोग पैसा दे देते थे कि इनको मुंह पर टेप एक प्रकार समझिए साट देते थे, बंद कर देते थे कि कुछ बोलना नहीं है, उनको अपना सुविधाएं मिलता ही था। ये तो देखिए एक प्रकार से जो आए ये सब चीज, इसको कहा जा सकता है कि ये स्वर्णिम जो अवसर इन लोग को अंग्रेजों को जो प्राप्त हुआ, भरपूर उसका ही सब लाभ भी उठाए। एक प्रकार से तो इनका उद्देश्य ही ये रह गया कि कंपनी का एक अधिकार प्राप्त करने का उद्देश्य से एक इन सब चतुर्भुजी संघर्ष भी होता है। चारों मतलब ये रहते हैं, जिसमें पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी, ये चतुर्भुजी मतलब आपसी संघर्ष करते हैं। इन संघर्ष में अंग्रेजों की काफी सफलता मिलते गई सबसे। अंग्रेज काफी भारत में मतलब मजबूत हो चुके थे। बंगाल, मैसूर, मराठा, सिख आदि को मतलब जितना भी वो चीजें थी, ये जितना प्रारंभ से ही उनका मतलब रहा। फिर उसके बाद में जब ऐसे करते करते 1857 अपनी रणनीति के युद्धों से अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत पर मतलब क्या करता है, अधिकार जमा लेता है, अधिकार कर लेता है 1857 से अपनी। यूरोपीय कंपनियों के बीच में जब संघर्ष होती है तो उसमें सबसे जो होता है वो आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष होता है। ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच होता है संघर्ष जो होता है। इसके बाद में 1745 में जो डेनिश कंपनियां जो आई थी, सारी संपत्ति ब्रिटिश को देकर वो चली गई थी, पीछे जो हम लोग देखे हुए थे सब। उसके बाद में जो ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनियां भारत को एक प्रमुख मतलब व्यापारिक कंपनियां थी, देर तक थोड़ा टिके रहे, इनके पास कंपनियां भी थी।
पर्याप्त मात्रा में एकाधिकार भी मतलब थे ये लोग, अधिकार इनका एक अधिकार भी व्यवहारिक रहता था। फिर ये लोग ऐसे इन प्रतिस्पर्धाओं के चलते दोनों कंपनियां मध्य में, और तो मतलब ये युद्ध होती है, उसके बाद में ब्रिटिश और फ्रांसीसी में युद्ध होता है, अंग्रेज फ्रांसीसी में, जो कर्नाटक के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें आंग्ल फ्रांसीसी जो होता है, अंग्रेज की सफलता प्राप्त होती है, फ्रांसीसी हारते हैं और अंग्रेजों को विजयी प्राप्त होती है। इसमें प्रथम कर्नाटक का जो युद्ध होता है वो होता है 1746 से 1748 के बीच होता है, जिससे मतलब इस युद्ध को कहीं कहीं सेंट टोमो के युद्ध भी कहा जाता है, सेंट टोमो का युद्ध भी कहा जाता है। यही वो समय रहता है कि यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के लिए युद्ध भी शुरू हो गया रहता है। इसी युद्ध में फ्रांस की बहुत सारे जो सेनाएं थी उधर चले गए रहते थे। उसके बाद में ब्रिटिश काफी इधर मजबूत होते हैं। उसके बाद में जो पेरिस की समझौता हो जाती है, उसी के मतलब ये समाप्त भी होता है वहाँ का युद्ध से। सब चीज काफी कमजोर भी हो गए रहते हैं फ्रांसीसी। फिर जब कर्नाटक का द्वितीय उसी के बीच कर्नाटक का जो मतलब युद्ध का जो 1748 में ऑस्ट्रिया के अधिकार के लिए जो होता है, जो संधि हुई रहती है, उसको एक्स ला सपेल के नाम से भी, जो 1748 में हुआ था, इसके नाम से जाना जाता है, एक्स ला सपेल की संधि बोला जाता है। फ्रांसीसी सत्ता और शक्ति का प्रभुत्व दक्षिण भारत पर मतलब राज्यों के जम गया, और उसके बाद में अपनी मतलब भारतीय जो सेनाएं, जो भारतीय नरेश अपनी राजनीतिक समस्याओं को समाधान के लिए फ्रांसीसी सहायता प्राप्त करने के उत्सुक हो गए थे। ये फ्रांसीसी जो थे राजे रजवाड़ों को मतलब अपनी सेनाएं भाड़ा पर देते थे, और आराम से अपना मलाई खाते थे बैठे बैठे, राजे रजवाड़ों को दाना डाल देते थे, वो मस्त रहते थे। बाकी जनता भाड़ में जाए, उनको कोई मतलब ही नहीं रहती थी। ये सब उनका अपना पॉलिसी रहता है। इस जैसे वो दाना डाल डाल कर सब चीज राजे रजवाड़ों को अपना सब चीज मिला जुला कर यहाँ काम करते हैं, और अंग्रेज जो है भारत पर, चाहे फ्रांसीसी हो चाहे अंग्रेज हो, ये सब भारत पर अपना जी बहुत आसानी से बहुत दिनों तक करते हैं सब चीज। फिर उसके बाद में जो कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध होता है, वो युद्ध जो होता है 1749 से लेकर 1754 के मतलब चलता है 54 तक। फिर इसी युद्ध में जो परिस्थितियां बदलती जाती है, फिर उसके बाद में जो निजाम होता है हैदराबाद का, जो संस्थापक होता है निजाम उल मुल्क, फिर उसकी जो मृत्यु हो जाने के बाद 1747 में जो है उसका पुत्र जो नासिर जंग और पौत्र जो मुखर जंग, गद्दी संघर्ष छिड़ जाता है, यहीं से लड़ाई शुरू हो जाता है, जिसमें चंदा साहब, अनवरुद्दीन और चंदा साहब ये सब रहते हैं। उसके बाद में मुजफ्फर जंग का समर्थन किया, ये मतलब फ्रांसीसियों ने चंदा साहब और मुजफ्फर जंग का समर्थन करता है। फिर उसके बाद में अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन और नासिर जंग को मतलब ये सहायता करते हैं। अब देखिए ये आपसी संघर्ष कैसे होता है। ये देखिए आपसी संघर्ष, फ्रांसीसी एक तरफ उनके चंदा साहब और चंदा साहब के तरफ से हो जाता है फ्रांसीसियों ने, और मुजफ्फर जंग के तरफ से, और अंग्रेज अनवरुद्दीन और उसके बाद में नासिर जंग के तरफ से हो जाता है। अब दोनों अपना अपना बैठे बैठे लड़वा रहा है, मस्ती कर रहा है। उसके बाद में फिर 1749 में अंबर के युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया। उसके बाद में उसके छोटे बेटे जो मोहम्मद अली ने चित्र चन्नापल्ली में शरण ले लेता है। फिर 1750 का जब हैदराबाद में नासिर जंग भी मारा जाता है, तो ऐसे मतलब एक मतलब कभी फ्रांसीसियों की तरफ से कभी अंग्रेजों की तरफ से, ऐसे सब दोनों लड़वा लड़वा के दूसरों को मर जाते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे ये शांत होती है कहानियाँ। फिर मुतलीपट्टम में पांडिचेरी क्षेत्र प्रदान करते हैं डुप्ले का कृष्णा नदी में, कृष्णा डुप्ले डुप्ले को कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक क्षेत्र का फिर गवर्नर बना देता है। इनके पास कुछ रहता ही नहीं ना, फ्रांसीसी तो चाहे अंग्रेज अपना आराम से रोटी सेक रहे थे, कुछ इन लोग के पास था ही नहीं, तो ये लोग करे क्या। ये तो इतना इन लोग की नस नस से भींग थे कि इतना ना दाना डाल देते थे कि बस यहाँ के राजा मजवाड़े भी मस्त रहते थे, प्रस्त रहते थे अपने में, इनको कुछ लेना ही देना नहीं था। फिर ऐसे चलते रहा समय। फिर आता है
इसी समय एक सेनापति ने धोखे से चंदा साहब को हत्या कर दिया। फिर ये फ्रांसीसी आक्रमण किया, कुछ होता नहीं है। फिर ऐसे चलते रहा, समस्या बनती रही। तब तक फिर उसके बाद में तृतीय कर्नाटक युद्ध हो जाता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध में जो होता है, ये युद्ध जब चलता है 1758 से 1763 तक चलता है। फिर तृतीय युद्ध जो 1756 में ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड के बीच मतलब हुआ रहता है, मतलब दोनों के बीच ये युद्ध छिड़ा रहता है। बाद में 7 वर्ष, 7 मतलब इसको सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है, जो 7 वर्षों तक चला था। इसको जो 1700 मतलब 58 से 63 के बीच चला था वो। फिर ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड पर परसा के समर्थन में दे दिए जाते हैं। उसके बाद में प्रत्यक्ष भारत में उपस्थित दोनों शक्तियों के संबंधों पर पड़ा है। फिर जो बात आती है इसी में कि चलते रहा इसे, दूसरी तरफ अंग्रेज नौसेना जो थे, फ्रांसीसी के बड़े नेता, मतलब 3 बार मात दी। उसके बाद में 3 बार फ्रांसीसी के बड़े 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 को 3 बार मात दी अंग्रेजों ने। उसके बाद में इसी समय क्लाइव और वाटसन ने चंद्रनगर को अपने अधिकार में ले लिया। फिर ऐसे 1760 में अंग्रेज सेना नायक सर आयरकुट के नेतृत्व में एक वांडीवास का युद्ध होता है, जो कि पूछा जाता है कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था। तो 1760 में बिहार पीसी एसोसिएशन में जब आप लोग देने जाइएगा, उसमें से दिन तारीख समय सब पूछ लेता है। तब 22 जनवरी 1760 को हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी की इसमें हार हो जाती है। क्वेश्चन यहाँ कई प्रकार से बने, वांडीवास के जो युद्ध हुआ था कब हुआ था, इसमें किसकी हार हुई थी? तो फ्रांसीसियों की हार हुई थी। कब हुआ था? तो 22 जनवरी 1760 को हुआ था। जो इसमें अंग्रेज का जो सेना नायक था वांडीवास के युद्ध में, उसका क्या नाम था आयरकुट के नेतृत्व में हुआ था ये। वहीं फिर 1761 में पांडिचेरी के अपना नियंत्रण से स्थापित करने में माहे और जिंजी पर भी उन्होंने कब्जा कर लेता है अंग्रेजों ने। फिर तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत 1763 में पेरिस संधि से हुआ। कर्नाटक तृतीय युद्ध का पेरिस समझौते से, पेरिस की संधि से हो जाता है समाप्त। फिर सत्य के अनुसार अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को भारत में बीजित सारी फैक्ट्रियां लौटा दी। फ्रांसीसियों को भारत में जितने भी यही किए थे सारा फैक्ट्रियां लौटा दी। पर अरब अब वो फ्रांसीसी अपनी मतलब फैक्ट्रियों को किलाबंदी नहीं कर सकते थे, और ना ही वहाँ सैनिक भी रख सकते थे। बात ये रही कि अब फैक्ट्रियां केवल व्यापार केंद्रों के रूप में ही अब कार्य कर सकती थी। अब उनके पास में कोई सत्ता रहा नहीं। फिर तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान निर्णायक था कि फ्रांसीसी भारत में एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में समाप्त हो जाते हैं। फिर ऐसे चलते रहा, समस्या आती है कि पेरिस की संधि के संधि के बाद भारत में जो फ्रांसीसी साम्राज्य की जो डुप्ले का प्रभाव और भाव रहता है, द्वारा रखी गई मजबूती नहीं वो उखाड़ फेंका जाता है। ये सारा कंपनी तक ही सिमट कर रह जाती है। फिर लगभग 20 वर्षों तक ऐसा चलने के बाद कर्नाटक युद्ध के फ्रांसीसियों के हार के स्पष्ट कर दिया गया, और भारत मतलब आगामी सर्वे सर्वा अब अंग्रेजों का ही हो गया। फ्रांसीसी भी अब यहाँ से ध्वस्त हो चुके। अब पूरे भारत पर अंग्रेजों का एक अधिकार हो गया। अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की जो असफलता का कारण रहा, ये रहा कि इनके पास जो अष्टक के लिए युद्ध जब होता है, इनके पास सेनाएं नहीं थी। धीरे धीरे ये कूटनीतिक, यहाँ शादी विवाद, धर्म परिवर्तन, हर प्रकार से ये मुगलों के राह पर चलकर, मुगलों को सारा ही ये कूटनीतिक और राजनीतिक जानते ही थे। अब मुगल भी 18वीं शताब्दी के आते आते तक सारा ये समाप्त भी हो गया रहता है, कुछ बचा ही नहीं रहता है। तो ये सारा हर तरह से एक परिपक्व हो चुके थे, संपूर्ण हो चुके थे। उसके बाद में ऐसे चलते रहा, पूरा कब्जा कर ही लिए थे बंगाल मैसूर, जितना उधर चले जाइए बंगाल के चंद्रनगर में जितना भी है सब चीज, सिराजुद्दौला का उस समय शासन काल भी था। ऐसे मतलब होते रहा। एक प्रकार से कहा जा सकता है कि जो फ्रांसीसी युद्ध में फ्रांसीसी पराजय के आर्थिक जो राजनीतिक वो सामाजिक सभी पक्षों की भूमिका रही। एक भूमिका तो हो ही नहीं सकती फ्रांसीसी जिसमें हारते हैं अंग्रेजों से। फ्रांसीसियों की तुलना में अंग्रेजों के ये सभी पक्ष मजबूत साबित हुए। फिर बंगाल का अधिग्रहण होता है।
जो मतलब अधिग्रहण होता है, जिसमें नवाब जो होता है ये मतलब सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, ये संप्रभुता के कायम रखने में असफल रहे। ये तीनों के तीनों अंग्रेज तो जानते ही थे इन तीनों को, कबो इसको गद्दी पर बैठाए, कबो उसको बैठाए, कबो इसको बैठाए, हेर फेर बदल करते रहें, आपस में वो लड़वाते रहे और अपना रोटी सेकते रहे, सब के सब मतलब एक दूसरे को ध्वस्त कर देता है आपस में ही लड़ाकर। फिर 1756 में बंगाल नवाब जो अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। उस समय कुछ रहता ही नहीं है, फिर ऐसे चलते रहा समस्या। कलकत्ता किले का जो आक्रमण का समय था, वो ब्लैक होल जो घटनाएं घटी थी, वो आक्रम जो कलकत्ता के किले पर आक्रमण का समय में जो ब्लैक होल की घटना घटी थी, वो घटना 20 जून 1756 को घटी थी। जिसमें जिसमें हालवेल ने ये अपना बयां किया कि नवाब सिराजुद्दौला ने एक छोटी सी काल कोठरी में, हालवेल बताता है कि नवाब सिराजुद्दौला जो है वो छोटी सी काल कोठरी में 146 अंग्रेज को बंद कर दिया, जिनमें महज 23 ही जिंदा बच सके। फिर ऐसे होते रहे, सिराजुद्दौला ने मानिक चंद को कलकत्ता का प्रभारी बनाया, इसका नाम बदल कर फिर अली नगर कर दिया। लेकिन मानिक चंद ने रिश्वत लेकर किला अंग्रेजों को सौंप दिया। यही कहानी रहा कि अंग्रेज तो इनकी नस से और परिपक्व से सारे तरह से घूरते, इतना ना लालच दे देते थे, मुंह मांगा रकम दे देते थे, बस ये बिक जाते थे। जैसे आज के समयों में है, देखा ही जाता है पॉलिटिक्स राजनीति में, कभी पार्टियों पार्टियों सारा खेला बाबू न भैया जर है रुपया उसी का था, जो चलते रहा। फिर कलाइव जो होता है वो 1700 मतलब 57 का जो प्लासी का युद्ध उद्ध शुरू होता है। अब इसमें डेट ओट पूछ ली जाती है, डेट पूछ ली जाती है, उसके बाद में चलता है। फिर उसके बाद में एक थोड़ा सा ये भी जान लीजिए आप लोग कि जो ये चलते रहता है, जो एक सिराजुद्दौला की जो मौसी रहती है, घसीटी घसीटा जो रहती है, घसीटा बेगम, मीर जाफर सिराजुद्दौला, ये सब ऐसे चलते रहता। सिराजुद्दौला के पूछा जाता है घसीटा बेगम कौन थी, तो ये सिराजुद्दौला की मौसी रहती है। फिर अब आइए जो देखते हैं प्लासी का जो युद्ध है। प्लासी का युद्ध चलते रहा है ऐसा अब प्लासी के युद्ध जो हुआ है, अब जब जाइएगा बिहार में एग्जाम देने, तो इसमें डेट सहित पूछ लेता है कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था तो कब हुआ था, तो 23 जून 1757 को हुआ था। ठीक। ये मैंने भारतीय इतिहास का ये निर्णायक युद्धों में से एक है, जान लीजिए, गिना चुना जाता है इसको। अब इसमें जो है प्लासी की जो लड़ाई 23 जून 1757 को जो लड़ा गया था, जिस समय बंगाल का जो नवाब था वो सिराजुद्दौला था। जो ब्रिटिश के तरफ से जो मतलब इसको लीड कर रहा था, वो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा जा रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच मतलब ये लड़ा गया था। उसके बाद में जो मीर जाफर सिराजुद्दौला एक कपटपूर्ण परामर्श दिया और नवाब के युद्ध में दिन के लिए स्थगित कर दिया। फिर प्लासी का युद्ध ऐसे चलते रहा तो खत्म हो जाता है वहीं पर। इसमें होता क्या है कि जो अंग्रेज होते हैं, जो यहाँ का सबसे पहले ये भी जान लीजिए आप कि जो नवाब होता है, नवाब प्रधान सेनापति मीर जाफर जो होता है, मीर जाफर तथा उसका यहाँ का दीवान जो राय दुर्लभ जो अंग्रेज से मिल चुके थे। मीर जाफर जो है वो राय दुर्लभ जो दीवान होता है, राय दुर्लभ अंग्रेजों से मिल चुके थे। अतः यही जो युद्ध हो रहा था, युद्ध से पूर्व ही वह कह सकते हैं कि प्लासी का जो युद्ध एक खुला युद्ध नहीं था, ये खुला युद्ध नहीं था, वरना यह एक विश्वघात था। क्योंकि एक दूसरे को अंदर से मिला करके हम ऐसा काम करेंगे, हम तुम्हें मिला लेंगे, इतना रकम देंगे, तुम्हें बैठा देंगे, लालच देकर, लोभ लालच, एक प्रकार से विश्वघाती के तरह मतलब ये था। फिर अगले दिन युद्ध में विश्वघातियों के सेनाएं ने बिना युद्ध किए वापस लौट आई। इस युद्ध में नवाब में मतलब नवाब के विश्वसनीयता संयोग मीर मदान और मोहनलाल बीरंगती को प्राप्त हुए। इस युद्ध में सिराजुद्दौला भाग कर मुर्शिदाबाद चला गया। नवाब जो था बंगाल का, सिराजुद्दौला भाग कर मुर्शिदाबाद चला गया, जहां मीर जाफर के पुत्र मीरन ने मोहम्मद बेग द्वारा उसकी हत्या करवा दी गई। फिर प्लासी के युद्ध का परिणाम ये रहा कि होता क्या है कि बंगाल में
देखा जाए तो सबसे पहले वहाँ नृप निर्माता की भूमिका अदा थी, यानी किंग मेकर। जो कहा जाता है अभी के समय में ना, कि राजनीति में, कि जैसे अभी जो पार्टियां बीजेपी किंग मेकर जो है, चाणक्य जो है किंग मेकर, अमित शाह ऐसा बोला जाता है। तो उसी समय ऐसा ही था, जिसको किंग मेकर जो निर्माता था, इसका मतलब जो निरिप निर्माता था, वो अंग्रेजों ने ही था जो लड़ा रहा था। फिर प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने राजनीतिक शक्ति को स्थापित किया और आगे बढ़ते चला गया। फिर ऐसे चलते चलते फिर मीर कासिम का नवाब बनना बहुत अब आसान हो गया। उसके बाद मीर कासिम अब नवाब बनता है। फिर उसके बाद मुर्शिदाबाद से जो राजधानी है, उसके बाद में मुंगेर कर लेता है जो बिहार में है। मीर कासिम बंगाल का नवाब बनाए जाने का गवर्नर 1760 उसकी मतलब जो क्रांति संज्ञा दी जाती है। उसके बाद में इसका भी कहानी समाप्त होता है। मीर कासिम अपनी जो कंपनी है, राजधानी ये बता ही दी है, मीर कासिम मुंगेर, मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो बिहार में है। तो वहां पर जाता है, सुदृढ़ीकरण किया। उसके बाद में तोप तथा बंदूक का कारखाना स्थापित कराया। ये वहां से भाग आता है, सहन नहीं कर पाता है, भ्रष्टाचारी उस चीजों को नहीं झेल पाता है, दस्तक नहीं दे पाता था। नौकरशाही दुरुपयोग पर प्रतिबंध लगाने पर प्रयास भी किया जाता था। फिर ऐसे चलते रहा। उसके बाद में होता क्या है कि परिणाम 63-64 में अंग्रेजों ने मीर कासिम के विरुद्ध फिर औपचारिक युद्ध की घोषणा कर दी। और मीर जाफर यहाँ पर पुनः बंगाल का नवाब जब वहाँ होता कि बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए ये लोग षड्यंत्र रच ही रहे थे, छोड़ ही रहे थे सारा चीज। फिर उसके बाद में इसे षड्यंत्र करने के बाद में विरुद्ध समझौता किया जाता है। उसके बाद में ये 1764 में बक्सर का युद्ध हुए होता है अक्टूबर में। फिर जो अक्टूबर बता दिए तो डेट के साथ आप लोग याद रखिएगा कि बक्सर का युद्ध जो होता है 22 अक्टूबर 1764 को होता है बक्सर का युद्ध। इस युद्ध का जो नेतृत्व करता होता है वो हेक्टर मुनरो होता है। और मीर कासिम की सेना का नेतृत्व मतलब गुरगिन खां द्वारा किया जाता है। इसमें भी इनका मीर कासिम दिल्ली की ओर भागा, वहाँ 1777 में उसकी मृत्यु हो गई है। यहाँ पर भाग कर चला गया रहता है दिल्ली, वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाता है। फिर यहाँ पर अंग्रेजों ने जीत लेता है। शाह आलम द्वितीय वहाँ बैठा रहता है। बक्सर के युद्ध में सुजाउदौला, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व में जो लड़ा गया था, पराजय होती है इन लोगों की। फिर जो बक्सर का युद्ध का जो परिणाम आता है, फिर इसमें कुछ होता नहीं है। इस युद्ध के विजय के पश्चात बंगाल में अंग्रेजी सत्ता के प्रभुत्व की स्थापना हुई। ये तो सारा मजबूती सब जीत ही चुका था। सारा वहाँ के जो नवाब बन रहे थे अपने आप में धाराशायी हो गए थे, ध्वस्त हो गए थे। कंपनी ने एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप में धारण कर लिया वहाँ पर। जो भी वहाँ के राजा और नवाब थे, सारे को ध्वस्त कर कंपनी अब अपना किला गाड़ दी। फिर उसके बाद में 1765 में सहायक संधि होता है, इलाहाबाद की सहायक संधि होता है। फिर जो सहायक संधि होने के बाद ये भी डेट के साथ पूछ लेता है बिहार पीसीएस में, कि सहायक संधि जो हुआ वो 12 अगस्त 1765 को हुआ। इस जो संधि में मुगल सम्राट जो था शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेज गवर्नर जो था रॉबर्ट क्लाइव के संपन्न हुई इस संधि के तहत। फिर उसके बाद में कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के स्थायी रूप से बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवान प्राप्त होती है, जो समझौता इसी 65 के तरह जो मतलब संधि हुआ था। इसको तीन मतलब एक प्रकार से भी राज्य समझ लीजिए। इनको तीनों को दीवान दिया जाता है। इसके बदले में कंपनी मुगल सम्राट को 26 लाख पैसा भी दे देती है, 26 लाख रुपये वार्षिक वेतन भी देती है। इसी पर शाह आलम द्वितीय खुश भी रहता है, कुछ था ही नहीं हाथ में तो कर ही क्या सकता है। बात ये थी। अब इसी का लाभ उठा रहे थे अंग्रेज सब। इलाहाबाद के जो जी मतलब संधि के बाद ये सेवा शाह आलम द्वितीय को सब खत्म होता है। फिर अवध के नवाब में कड़ा और इलाहाबाद के जिले के लेकर मतलब जो शाह आलम द्वितीय के बीच सौंप दिया जाता है। फिर इलाहाबाद की जो एक और संधि होती है, द्वितीय संधि, वो जो संधि होती है 16 अगस्त 1765 को, ये 12 को हुआ था। फिर 4 दिन बाद 16 अगस्त को 1765 को द्वितीय युद्ध होती है, जिसमें कलाइव और अवध के नवाब सुजाउदौला के मध्य संपन्न हुई यह संधि।
ऐसे चलते रहा। फिर इसमें कंपनी ने क्या किया, अवध का शेष जो क्षेत्र नवाब था वो वापस कर दिया गया इलाहाबाद और काड़ा को छोड़कर। इलाहाबाद और काड़ा जो छोड़कर अवध को सौंप दिया गया। फिर नवाब 50 लाख रुपये दिया गया, बात स्वीकार कर ली गई। ऐसे चलते रहे, अपना समझौता करते रहे। फिर बनारस गाजीपुर क्षेत्र अंग्रेज को संरक्षिता में जागीरदारी बलवंत सिंह और अधिकारी कर दिया गया। ऐसे चलते रहा तो फिर बंगाल में द्वैत शासन जो आता है 1765 1772 में, ये अपने मतलब मीर जाफर मतलब जो होता है, अब 1765 में अपने पिता मीर जाफर की मृत्यु के पश्चात ये नजमुद्दौला जो है, नजमुद्दौला को कंपनी द्वारा शर्त पर नवाब बनाने की अनुमति दे दी गई। मतलब ये लालच देते जा रहे थे, लालच देते जा रहे थे कि हम तुम्हें ये बना देंगे, वो बना देंगे, ये गद्दी दे देंगे, ये रियासत दे देंगे, यहाँ पर मतलब ये दीवान दे देंगे तुम्हें, वो निजाम मतलब नायब बना देंगे। ऐसे करते करते इन्होंने हड़प ही लिया था। इतिहास के व्यवस्था में द्वैत शासन के नाम से जाना जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन, राजस्व वसूली होता था, दीवान, न्याय, अधिकार, ये सब चलते रहा। फिर अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों को अलग अलग कर अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों को अलग अलग कर दिया गया। इलाहाबाद की जो संधि हुई थी 12 अगस्त, प्रथम संधि जो हुई थी 1765, कंपनी का बंगाल, बिहार और उड़ीसा दीवान राजस्व वसूलने का अधिकार जो क्या हुआ, वो मिल गई। फिर कंपनी जो काज करने के लिए बंगाल मोहम्मद राजा खां को बिहार, ये भी क्वेश्चन बिहार में पूछा जाता है कि बंगाल में मोहम्मद रजा खां, बिहार में सिताब राय, उड़ीसा में राय दुर्लभ को नियुक्त किया गया था दीवान मतलब कार्य करने के लिए, राजस्व वसूली करते थे ये लोग। इस तरह बंगाल में नवाब का स्वतंत्र शासन समाप्त हो गया। अब इसका जो प्रभाव और भाव है, अभी तो इंट्रोडक्शन हो गया सब चीज़। अब हम लोग नेक्स्ट जो कल के जो वीडियो में हम लोग देखेंगे इसको, अब हम लोग ये भूमिका उमिका थी, अब इसके बारे में हम लोग कल जो विस्तृत बात है पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत छोटा सा चैप्टर है, एक दिन में समाप्त हो जाएगा। इसकी भूमिका में ही हम लोग बहुत सारे चीजें देख लिए कि अंग्रेजों की भारत विजय कैसे होती है। साथियों, आप लोग से यही आग्रह है कि आप लोग इस चीज को जो पीछे पढ़ाया गया है उसको आप लोग देखते रहिए और इसे भी देखिए। एग्जाम आपके सामने दिख रहा है, बिहार पीसीएस हो चाहे जे है, कई स्टेटों का जुडिशरी का भी आने वाला जिसमें क्वेश्चन जीएस का पूछी जाती है। ठीक है साथियों, यहीं पर अपने बात को विराम करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद।